class. Today we start application of Gauss law. आपको बताऊं गॉस लॉ के एप्लीकेशन में मैंने स्ट्रेट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आपको समझाया था. इसके बाद क्या होता है चार्ज सीट, यूनिफॉर्मली चार्ज सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे मालूम करेंगे. आज के लेक्चर में हम सॉलिड स्फीयर या हॉलो स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे मालूम किया जाता है ये चीज़ सीखेंगे. लेकिन सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट को एक कंफ्यूजन रहता है कि सेल क्या होता है या हॉलो स्फीयर क्या होता है, फिर क्या होता है सॉलिड स्फीयर क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग के केस में कैसे लेना होगा और कंडक्टिंग के केस में किस तरीके से लेना होगा. तो सबसे पहले मैं डिफरेंस समझाता हूँ यहाँ पे चार चीज़ों का. एक तो क्या होता है यहाँ पे सॉलिड और क्या होता है यहाँ पे हॉलो, उसमें भी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में. तो यहाँ पे क्या होता है सॉलिड स्फीयर है और दूसरा क्या होता है यहाँ पे हॉलो स्फीयर है. ये क्या होता है यहाँ पे हॉलो. बात समझ आ रही है. ये सॉलिड स्फीयर और दूसरा क्या होता है यहाँ पे सॉलिड स्फीयर के साथ साथ देखा जाए तो ये क्या होता है यहाँ पे हॉलो स्फीयर. अब इसके बाद क्या होता है यहाँ पे ये केस कंडक्टिंग के लिए है, ठीक है. ये केस क्या होता है यहाँ पे फॉर कंडक्टिंग और इधर क्या होता है यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग. मतलब चार ब्लॉक मैंने बनाए हैं और ये क्या होगा यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग. तो यहाँ पे चार चीजें हमें समझने होंगे. एक तो क्या होता है यहाँ पे कंडक्टिंग, दूसरा क्या होता है यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग और तीसरा क्या होता है यहाँ कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग. समझ आ रहा है ना. तो यहाँ पे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है. तो सबसे पहले ये समझना है सॉलिड स्फीयर, ये क्या होता है यहाँ पे हॉलो स्फीयर. अब सॉलिड के केस में कंडक्टिंग का केस लिया, फिर क्या होता है सॉलिड में नॉन कंडक्टिंग का, फिर क्या होता है हॉलो का कंडक्टिंग, फिर हॉलो का नॉन कंडक्टिंग. तो यहाँ पे सॉलिड का कंडक्टिंग आप कंसीडर कर सकते हो और ये क्या होता है सॉलिड अगर मान रहे हो तो इस तरीके से आप मेंशन करा सकते हो, मतलब दिखा सकते हो आप. और इधर क्या होता है यहाँ पे हॉलो बोल रहे हो तो इस तरीके से स्फीयर किया. अब क्या होता है यहाँ पे सॉलिड स्फीयर में नॉन कंडक्टिंग का केस इधर ले रहे हैं और इधर क्या होता है हॉलो का नॉन कंडक्टिंग केस. अब यहाँ पे कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. बात समझ आ रही है. यहीं से क्वेश्चन जो अराइज होते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे तीन चीज़ें सिमिलर जाती हैं वही मुझे अच्छे से समझाना है. लेकिन थोड़ा ये समझना है यहाँ पे कि सॉलिड और ये क्या होता है कंडक्टिंग, ये क्या होता है नॉन कंडक्टिंग. अब कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है, तो कंडक्टिंग का मतलब ये होता है कि अगर हमने चार्ज दिया, मान लो यहाँ पे कई सारे चार्जेस आप दे रहे हो इस पेयर को, तो याद रखना ये पूरा चार्ज क्या होता है यहाँ पे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यूनिफॉर्मली. अगर देखा जाए तो आउटसाइड ऑफ द सरफेस इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा. आप लगे तो यहाँ पे रख दो, प्लेस कर दो, यहाँ चार्ज रख दो. समझ आ रहा है ना. फिर भी क्या होता है यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये स्फीयर के सरफेस पे लाइज करेगा. तो याद रखना यहाँ पे कि अगर आपने चार्ज दिया तो ये क्या होता है यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस पे यहाँ पे क्या होता है लाइज कर रहे हैं. मैक्सिमम डिस्टेंस का मतलब समझो कि जैसे हमने चार्ज दिया तो क्या होता है पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं इस स्फीयर को और ये कंडक्टिंग है. तो कंडक्टिंग का मतलब होता है चार्ज के फ्लो को अलाउ करना. मटेरियल चार्ज के फ्लो को अलाउ कर रहे हैं तो मीनिंग क्या होता है यहाँ पे कंडक्टर है. और चार्ज के फ्लो को अलाउ नहीं कर रहे हैं तो नॉन कंडक्टर है. तो ये चार्ज के फ्लो को अलाउ कर रहे हैं कि नहीं. अब आपने क्या किया यहाँ पे चार्जेस दिया, जैसे ही चार्ज देते हो तो चार्ज क्या होता है पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होगा रिपल्सिव फोर्स. तो अगर रिपल्सिव फोर्स होगा तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएगा कि नहीं. तो इसलिए क्या होता है जैसे इन दोनों चार्जेस को यहाँ पे रखा होता है तो ये क्या होता है यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाता है क्योंकि रिपल्सन के कारण यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाना चाहिए कि नहीं. तो ये इसलिए क्या होता है यहाँ पे, और ये ध्यान दे रहे हैं साथ साथ कि मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ पे होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये सरफेस पे जा सकता है, सरफेस से बाहर नहीं जा सकता चार्ज. तो इसीलिए आपने दिया तो इसके क्या था इनसाइड, लेकिन ये पूरे वॉल्यूम पे दिया था चार्ज, लेकिन ये पूरा क्या होता है यहाँ पे सरफेस पे फैल गया. बस सही आ रहे. अब ये बताओ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है इसमें. एक तो यूनिफॉर्म और दूसरा क्या होता है यहाँ पे सरफेस पे. इसलिए यहाँ पे अगर इसके लिए चार्ज डेंसिटी की बात करूं तो याद रखना सिग्मा आएगा. सिग्मा का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया. ये बहुत मतलब वैलिड पॉइंट है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि कंडक्टिंग लेयर केस और क्या होता है सॉलिड, तो उनको लगता है कि पूरे वॉल्यूम में क्या होता है स्प्रेड हो जाएगा चार्ज, तो यहाँ पे रो लेना चाहिए, मतलब चार्ज पर यूनिट क्या होता है यहाँ पे वॉल्यूम. लेकिन रियलिटी क्या होता है यहाँ पे चार्ज पर यूनिट एरिया. क्यों, क्योंकि ये पूरा चार्ज सरफेसेस पे स्प्रेड हुआ है. मतलब क्या होता है यहाँ पे कि ये एरिया वाइज स्प्रेड हुआ है, दैट्स व्हाई यहाँ पे सिग्मा लेना होगा. तो कहने का मतलब ये जो टॉपिक समझा रहा हूँ इसमें चार्ज डेंसिटी का डिसीजन कि सिग्मा कब लेना होता है, रो कब लेना होता है, ये डिसीजन आपको लेना होगा. अब आ जाओ हॉलो स्फीयर पे. हॉलो पे किसी पे को डाउट नहीं है, हॉलो पे इनसाइड तो रख नहीं सकते वॉल्यूम
क्या है, एब्सेंट है। तो अगर वॉल्यूम मतलब इनसाइड तो क्या होगा, मटेरियल एब्सेंट है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर आप चार्ज देते हो तो ये डेफिनेटली क्या होता है यहाँ पे सरफेसेस पे ऐसे इस तरीके से क्या होता है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाएगा। अगर सरफेसेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे तो नो डाउट क्या होता है यहाँ पे सिग्मा आएगा। बस किसी को अगर डाउट रहेगा तो यही इस पॉइंट को लेके कि यहाँ पे क्यों ले रहे हैं सिग्मा, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया क्यों ले रहे हैं। तो इसका कारण क्या होता है, क्योंकि सारे चार्जेस क्या होते हैं सरफेसेस पे आ रहे हैं या एरिया वाइज क्या होते हैं स्प्रेड हो रहे हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पे सिग्मा ले रहे हैं। अब आ जाओ इस पॉइंट पे नॉन कंडक्टिंग पे। नॉन कंडक्टिंग में ध्यान देना है, यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है, अगर आपने लाके चार्ज रख दिया ना तो चार्ज खुद से नहीं मूव करेगा। नॉन कंडक्टर का मतलब क्या होता है, जो चार्ज के फ्लो को अलाउ ना करे। यहाँ पे चार्ज के फ्लो क्या कर रहे हैं, चार्ज के फ्लो को अलाउ कर रहे हैं मटेरियल, दैट्स व्हाई क्या होता है पूरा स्प्रेड हुआ। यहाँ तो चल ही नहीं सकता ना चार्ज, मटेरियल सपोर्ट नहीं कर रहा है, नहीं चल सकता है तो कितना भी मैक्सिमम क्या होता है यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स एक चार्ज दूसरे पे लगाएगा फिर भी चार्ज क्या होता है उसी जगह पे स्टेबल रहेगा। समझ में आ रहा है क्या। तो इसलिए नॉन कंडक्टिंग अगर मटेरियल होगा तो जिस तरीके से आपने यहाँ पे रखा चार्ज को उसी तरीके से रहना है। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे समझना है इसका डिसीजन कैसे, रो लेना है या सिग्मा लेना है। तो मैं इस चीज को सॉलिड को पहले मतलब सॉलिड को बता रहा हूँ लेकिन पहले हॉलो को बता रहा हूँ। हॉलो पे क्या करना है, एक एक चार्ज ला के रखो आप, एक यहाँ पे रख दिया, एक यहाँ पे रख दिया, एक यहाँ पे। अब देखो कोई चार्ज अपने आप से मूव नहीं कर रहा है, आप एक एक यहाँ पे लाके रख रहे हो। इसमें क्या होता है कि एक जगह पे रख दिया तो पूरे में स्प्रेड हुआ था, और यहाँ पे एक एक आपको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ रहा है यूनिफॉर्मली। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हो तो ये पूरे क्या हो रहा है, सरफेस पे आ रहे हैं कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे सिग्मा आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। कहने का मतलब होता है यहाँ पे चार्ज पर यूनिट एरिया, लेकिन याद रखना आपने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किया है, बस यूनिफॉर्म। और ये जरूरी नहीं यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म पे भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी तरीके से नॉन कंडक्टिंग का देखते हैं। नॉन कंडक्टिंग में क्या होगा, अगर आपने चार्ज दिया तो चार्ज किया तो खुद से तो मतलब स्प्रेड हो नहीं सकते। तो आप बताओ स्फीयर को बनाते हो तो जैसे आप मान लो यहाँ पे सैंड से स्फीयर बनाया और सैंड में ही चार्जेस को एक एक चार्ज को रख दिया पहले से, तो पूरा अगर देखा जाए तो यूनिफॉर्मली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि नहीं चार्ज। ये सबसे पहले पॉइंट है। आपने क्या किया, सैंड से एक सॉलिड स्फीयर बनाया और हर एक सैंड में मतलब ईच सैंड में आपने एक एक चार्ज प्लेस कर दिया। अब क्योंकि चार्ज यहाँ से यहाँ नहीं चल सकता क्योंकि सैंड क्या होता है नॉन कंडक्टर है, तो वो चार्ज के फ्लो को अलाउ नहीं करता। तो ये क्या होता है, समझो कि यहाँ पे सैंड का एक सॉलिड स्फीयर है, मतलब नॉन कंडक्टर का एक सॉलिड स्फीयर है, और जब आप इसको फॉर्म कर रहे थे तभी चार्ज भर दिया था। कहने का मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भरा था। अब ये बताओ ये पूरा वॉल्यूम में स्प्रेड है कि नहीं, यहाँ पे तो एरिया वाइज स्प्रेड था, यहाँ तो एरिया वाइज स्प्रेड था, यहाँ भी एरिया वाइज स्प्रेड था, लेकिन ये क्या होता है यहाँ पे पूरे वॉल्यूम में स्प्रेड है। दैट्स व्हाई अगर ये पूरे वॉल्यूम में स्प्रेड होगा तो डेफिनेटली क्या होता है यहाँ पे ये क्या लिया जाएगा यहाँ पे रो। रो का मतलब होता है यहाँ पे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। तो याद रखना मेरा ये कॉन्सेप्ट समझाने का मतलब ये है कि कब आपको सिग्मा लेना होगा कब रो लेना होगा। तो रो याद रखना यहाँ पे यूनिफॉर्म का केस हमने लिया, और उसमें भी ध्यान देना यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग सॉलिड के केस में रो लिया जाता है। बाकी अगर यूनिफॉर्म रहा, मेरी बात को ध्यान से समझना है, अगर यूनिफॉर्म रहा तो ये तीनों केसेस सेम रहेंगे, तीनों में क्या होता है यहाँ पे सिग्मा लगाते हो या सिग्मा लेते हो, तो ये याद रखें। तो ध्यान देना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सॉलिड और हॉलो स्फीयर। बात समझ आ रही है ना। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, एक सॉलिड या क्या होता है कंडक्टिंग, ध्यान देना कंडक्टिंग है, सॉलिड हो या हॉलो, दोनों के केस में मैंने क्या बोला था सिग्मा ही लिया जाएगा। और चार्ज का स्प्रेड क्या होता है यहाँ पे आउटसाइड ही रहता है। और इवन आपको एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे यूनिफॉर्मली नॉन कंडक्टिंग सेल का भी सेम रहेगा, मैंने लिखा नहीं है लेकिन तीनों का डेरिवेशन सेम जाता है। बात समझ आ रही है ना। तो किसका किसका यहाँ पे कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर का, और क्या होता है यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर लेकिन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म नहीं यूनिफॉर्म। तो याद रखना तीनों का क्या रहेगा सेम डेरिवेशन रहेगा। और दिया क्या है यहाँ पे रेडियस, रेडियस कितना दे रखा है यहाँ पे आर, और चार्ज पर यूनिट अगर देखा जाए यहाँ पे एरिया, तो ये कितना दे रखा है सिग्मा। तो चार्ज पर यूनिट एरिया मालूम है। अब ये बोल रहा है कि इस पॉइंट पे आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, और किसके कारण, इस स्फीयर के कारण जिसका रेडियस क्या दे रखा है यहाँ पे आर। तो क्या करोगे यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हो कि नहीं। अब गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है यहाँ पे गॉसियन सरफेस आप बताओ, जैसे पॉइंट होता है तो गॉसियन सरफेस इसका क्या लेते हैं सर्कल। समझ में आ रहा है ना।
तो ऐसे स्फीयर अगर होगा तो इसका गॉसियन सरफेस, इसको जूम करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, डेफिनेटली यहाँ पे जूम करने पे यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर मिलता है कि नहीं। तो याद रखना यहाँ पे गॉसियन सरफेस इस तरीके से लेना होगा कि अगर इस पॉइंट पे तो इस तरीके से गॉसियन सरफेस निकाल सकते हो कि नहीं। और ये गॉसियन सरफेस यहाँ पे, ये ध्यान देना, जैसे इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो गॉसियन सरफेस इस तरीके से निकाल रहे हो आप, ठीक है। ये पूरा पूरा ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है। अब ये ध्यान देना यहाँ पे, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ध्यान देना है हमें कि इस पॉइंट पे हमें क्या लेना था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अब ये बताओ यहाँ पे कि ये डिस्टेंस क्या कंसीडर कर सकते हो। तो मान लो यहाँ पे स्मॉलर, तो यहाँ पे फर्स्ट केस क्या ले रहे हो, यहाँ पे आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। मतलब क्या होता है यहाँ पे आउटसाइड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ पे आउटसाइड पॉइंट के लिए, पास नहीं आ रहा है। तो फॉर क्या होगा यहाँ पे, ऐसे चाहे समझो यहाँ पे फॉर आउटसाइड पॉइंट, पास है फॉर आउटसाइड। तो यहाँ पे आर इज ग्रेटर देन क्या होगा यहाँ पे आर। अब क्या करना होगा, गॉस लॉ अप्लाई करना है। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग अगर चले तो आप बताओ यहाँ पे ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू फ्लक्स आता है कि नहीं, आता है ना। और यहाँ पे ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर में ध्यान देना, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होता ये स्फीयर, बात समझ आ रही है ना। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है तो यूनिफॉर्मली चार्ज तो इस तरीके से रहेगा। अगर ये यूनिफॉर्मली के भी आपने क्या दे रखा है यहाँ पे सिग्मा रिप्रेजेंट कर रखा है, मैंने चार्ज को दिखाया नहीं था लेकिन दिखा दे रहे हो यहाँ पे। तो ये बताओ यहाँ पे चाहे कंडक्टिंग होता सॉलिड स्फीयर या फिर क्या होता है यहाँ पे कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, समझ में आ रहा है ना। या फिर नॉन कंडक्टिंग में लेकिन उसमें क्या होता है यूनिफॉर्म क्या होता है सॉलिड स्फीयर, बात समझ आ रहा है, सॉरी हॉलो स्फीयर। तो नॉन यूनिफॉर्म का केस नहीं, यूनिफॉर्म रहेगा और क्या होता है यहाँ पे हॉलो स्फीयर है, बात समझ आ रही है। तो तब भी क्या होता है यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग का केस चलता है, तीनों के सेम डेरिवेशन जाते हैं। अब ये समझना है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो आप बताओ यहाँ पे जैसे ये स्फीयर है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो हमेशा इस तरीके से रहेगा कि नहीं। आप खुद सोचो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा क्या होता है आउटसाइड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आएगा। तो ऐसे इस पॉइंट पे देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर को आएगा। और यहाँ पे अगर एक क्रॉस सेक्शन एरिया लोगे तो यहाँ पे इसका भी डायरेक्शन क्या होगा सेम। तो यहाँ पे एरिया का डायरेक्शन और प्लस क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या रहेगा सेम। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो इसको सॉल्व करते तो क्या लिखते हो यहाँ पे ई ए कॉस थीटा। अब याद रखना आपको ऐसा नहीं बताऊँ स्फीयर के केस में, अगर आप चाहे ये लिखो या ना लिखो डायरेक्टली भी याद रखना यहाँ पे कि ई ए कॉस जीरो ही आएगा। जीरो क्यों आएगा हमेशा याद रखना। यहाँ भी अगर मैं लेता है एरिया तो डेफिनेटली क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम आता है। यहाँ भी लेके चेक करना क्या होगा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम रहेगा। इस पॉइंट पे लेके देखना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम रहेगा। दैट्स व्हाई ये क्या होता है यहाँ पे ई ए कॉस जीरो। अब कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है तो यू नो दैट क्या होगा 1, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे ई इंटू ए। अब ये क्या मान सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई करोगे तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है यहाँ पे। अब ये बताओ यहाँ पे गॉस लॉ और क्या कर रहे हैं यहाँ पे अप्लाई। अगर गॉस लॉ अप्लाई करोगे तो यू नो दैट फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन क्या होता है यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट है कि नहीं। तो अगर ये क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे चार्ज कितना दिया है तो याद रखना यहाँ पे पूरे पे चार्ज मान लो कितना दे रखा है कैपिटल क्यू, चार्ज कितना दे रखा है कैपिटल क्यू। और सिग्मा का मतलब होता है तो याद रखना यहाँ पे सिग्मा का मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, समझ आ गया ना। तो ये इसलिए ये ध्यान देना थीटा नहीं है चार्ज है, बात समझ आ रही है। ये क्या होता है नहीं बहुत सारे स्टूडेंट को थीटा समझ में आया, ठीक है। ये क्या होता है यहाँ पे चार्ज है। तो ये क्या होता है यहाँ पे क्यू इनक्लोज्ड अपॉन क्या होगा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज्ड इसके इनसाइड टोटल चार्ज, इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड कितना चार्ज है उसको बोलते हैं क्यू इनक्लोज्ड। और कितना दे रखा है यहाँ पे कैपिटल क्यू, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या लोगे यहाँ पे कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई क्या होता है यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट। अब ये बताओ दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट। तो यहीं पे वीडियो को पॉज करना और ध्यान देना यहाँ पे। अगर दोनों को मैं इक्वेट करता हूँ तो यहाँ पे इक्वेट करने पे रिजल्ट क्या आएगा तो एक का आ रहा है ई इंटू ए और दूसरे का क्या होता है यहाँ पे क्यू अपॉन कितना आ रहा है एप्सिलॉन नॉट। अब ये बताओ ये एरिया क्या है तो याद रखना इस गॉसियन सरफेस का एरिया होगा कि नहीं। तो गॉसियन सरफेस का एरिया क्या आ जाएगा तो याद रखना यहाँ पे 4 पाई आर क्यूब, ये आएगा या आर स्क्वायर। बहुत सारे क्यूब सोच रहे होंगे वॉल्यूम पढ़ा रहे हैं, स्क्वायर आएगा, समझ में आ रहे ना।
तो याद रखना यहाँ पे E इंटू कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब 4 पाई आर स्क्वायर और ये क्या होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो याद रखना यहाँ पे बहुत इजी डेरिवेशन था, ये आसानी से हमने फाइंड कर लिया कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस कंडक्टिंग सेल के कारण, सेल याद रखना हॉलो स्फीयर को सेल बोलते हैं, कंडक्टिंग सेल के कारण या कंडक्टिंग क्या होता है यहाँ पे सॉलिड स्फीयर के कारण या नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर लेकिन यूनिफॉर्म, तीनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम जाता है। कितना आएगा E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, कितना याद रखें। तो ध्यान देना यहाँ पे फर्स्ट केस में आउटसाइड के लिए हमने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा था तो सबको पता अभी फाइंड किया, क्या आया यहाँ पे Q अपॉन कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे R का मतलब क्या होता है, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और ये जो यहाँ पे स्फीयर गिवन है उसके सेंटर से दोनों के बीच का गैप पास ही है डिस्टेंस, तो ये क्या होता है यहाँ पे R आ रहा है। अब एक चीज ध्यान दें यहाँ पे बोल रहे हैं कि सरफेस पे, सरफेस का मतलब होता है ये पॉइंट यहाँ पे आ जाए, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, समझना यहाँ पे क्या क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे आपको बोल रहा है कि सॉलिड स्फीयर है, रेडियस क्या दे रखा है यहाँ पे R, ठीक है ना, और यहाँ पे चार्ज इसका पता था कितना Q और सिग्मा बताया, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, और आपसे बोल रहे हैं कि इस पॉइंट पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो आप बताओ इसी इक्वेशन में R इज इक्वल टू कैपिटल R रख सकते हो कि नहीं भाई, ऐसे सोचो यहाँ पे कि अगर इस पॉइंट का देखा जाए, ये पॉइंट यहाँ से मूव करके यहाँ पे आएगा, तो आप बताओ ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या आता है, स्मॉल r। अब अगर ये पॉइंट यहाँ पे आ जाए तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या बचेगा, कैपिटल R। तो R इज इक्वल टू R यहाँ पे रख दोगे तो यहाँ पे क्या होता है सरफेस पे निकल आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, कितना हो जाएगा यहाँ पे Q अपॉन 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। आपको बताओ जैसे पॉइंट चार्ज के लिए निकालते हो आप, उसी तरीके से ये भी फाइंड करना होता है। इतना समझ में आ रहा है क्या, और ये सॉरी यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट रहेगा, ठीक है ना। अब तीसरा केस क्या होता है यहाँ पे इनसाइड का, अब ध्यान देना यहाँ पे जैसे सरफेस पे निकाल दिया हमने, और क्या होता है यहाँ पे आउटसाइड। थर्ड केस क्या होता है यहाँ पे इनसाइड के लिए क्या होगा, तो समझना है यहाँ पे थर्ड केस क्या होता है R इज लेस देन क्या होता है कैपिटल R। पास आ रहे कहने का मतलब होता है इनसाइड ऑफ द स्फीयर, इनसाइड। अब इनसाइड का मतलब समझना है यहाँ पे कि ये क्या होता है यहाँ पे स्फीयर है, और ये भी ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे कि इसका रेडियस कितना गिवन था R, इस पे टोटल चार्ज कितना आ रहा था Q, और यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना आ रहा था यहाँ पे सिग्मा। अब ये तो यहाँ पे चार्ज तो यूनिफॉर्मली अगर देखा जाए तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब चार्ज जब इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो डेफिनेटली क्या होता है इसके इनसाइड किसी भी पॉइंट पे बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, तो मतलब R का वैल्यू लेस देन R होना चाहिए कि नहीं। स्फीयर की इनसाइड बात हो रही है यहाँ पे, तो स्फीयर की इनसाइड क्या करोगे यहाँ पे डेफिनेटली एक क्या करोगे यहाँ पे सॉरी इस पॉइंट के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे इस तरीके से क्या होता है गॉसियन सरफेस निकाल लोगे। अब गॉसियन सरफेस निकाला तो यहाँ पे क्या होगा ये डिस्टेंस स्मॉलर, तो वापस से गॉस लॉ लगाओ तो E इंटू क्या होता है यहाँ पे 4 पाई स्मॉल R स्क्वायर इज इक्वल टू 8 फ्लक्स का वैल्यू। ये डायरेक्टली लिख रहा हूँ, अभी फर्स्ट केस में मैंने समझा दिया था आउटसाइड में ये रिजल्ट आता है। तो एक इक्वेशन तो ये हो गया। दूसरा देखा जाए गॉस लॉ के अकॉर्डिंग Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये ध्यान देना सबसे मेन पॉइंट यही है। आप ये बताओ यहाँ पे अगर इस स्फीयर को ध्यान से देखोगे, बात समझ आ रही है, इस स्फीयर को अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे एक रिजल्ट सभी लोग फाइंड कर सकते हो यहाँ पे कि इसके इनसाइड जो ये गॉसियन सरफेस है इसके इनसाइड कितना चार्ज है, 0। भाई आउटसाइड तो चार्जेस हैं, क्या इनसाइड गॉसियन सरफेस के चार्ज आ रहे हैं, आंसर क्या होता है 0। सारे चार्ज तो बाहर है ना, तो इनसाइड कितना चार्ज होगा, ये Q इनक्लोज्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पे इनसाइड ऑफ द गॉसियन सरफेस कितना चार्ज है, तो 0। तो यहाँ पे क्या रखोगे 0 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन मींस क्या होता है यहाँ पे 0। अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट करोगे फर्स्ट और सेकंड को, तो E इंटू क्या होता है यहाँ पे 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 0। याद रखना इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, आउटसाइड का वैल्यू याद रखना यहाँ पे कितना आएगा, तो डेफिनेटली क्या होता है यहाँ पे ये आता है Q अपॉन कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। और एट सरफेस अगर देखा जाए, बात समझो सरफेस पे अगर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर। यही डेरिवेशन था और 3 चीजों के लिए डेरिवेशन समझाया, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर और यूनिफॉर्मली नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। यूनिफॉर्म सब बहुत ज्यादा मैटर करते हैं
इसलिए यहाँ पे ध्यान देना तीनों का डेरिवेशन सेम रहेगा और तीनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यही सेम आते हैं, इतना याद रखिए।